देश में काफी लोग ऐसे हैं जो काम धंधे के कारण या नौकरी की वजह से दूसरे शहरों में रहते हैं। इस वजह से वो इलेक्शन के समय अपना वोट नहीं दे पाते हैं और इस टॉपिक पर काफी समय से बहस होती रही है कि घर से दूर रहने वाले लोग अपना वोट कैसे करें, उन्हें ऐसी सुविधा कब मिलेगी। तो अब इसके लिए चुनाव आयोग ने एक नई पहल की है। इलेक्शन कमीशन ने RVM यानी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल पेश किया है। लेकिन EVM पर सवाल उठाने वाली कई पॉलिटिकल पार्टियों ने RVM पर भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है और भारत में कितने करोड़ों लोगों को इसका फायदा होने वाला है और क्यों कई पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। देखिए दोस्तों, RVM नॉर्मली EVM के जैसे ही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऑनलाइन वोटिंग होने वाली है। जैसे EVM मशीन काम करती है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करने वाली है। ये किसी भी प्रकार के इंटरनेट, वाईफाई और अदर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगी। ये किसी भी प्रकार के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होने की वजह से इसे हैक करना भी नामुमकिन सा होगा। इसलिए इस नए सिस्टम को ई-वोटिंग समझना गलत होगा। EVM के जैसे ही इसमें भी एक वीवीपैट मशीन होगी जिसमें वोट देने पर सारे डिटेल प्रिंट होकर वोटर को दिखेंगे। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। पहला तो ये कि एक RVM मशीन में 72 निर्वाचन क्षेत्र जुड़े हुए होंगे। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए, जब हम EVM मशीन में वोट देते हैं तो इस तरह से हमें कैंडिडेट का नाम और उसके आगे पार्टी का सिंबल देखने को मिलता है, जो पहले से ही मशीन पर प्रिंटेड फॉर्म में लगा हुआ होता है। लेकिन RVM में यहीं पर बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलेगा। ये प्रिंटेड फॉर्म में होने के बजाय यहाँ एक डायनेमिक बैलेट डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ होगा। अब जैसे कि इसमें 72 निर्वाचन क्षेत्र जुड़े हुए होंगे, तो मान लीजिए कि कोई भी एक यूपी का वोटर है जो दिल्ली में रहता है। अब वोट देने के लिए उसे दिल्ली में बने हुए रिमोट पोलिंग बूथ पर जाना होगा और उसे अपने वोटर कार्ड को दिखाना होगा। अब उस वोटर कार्ड को वहां पर स्कैन किया जाएगा। अब जैसे ही वो स्कैन होगा तो वो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र का होगा उसकी पूरी डिटेल ऑटोमेटिक ही डिस्प्ले पर शो हो जाएंगी। उसके क्षेत्र के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो सभी उस डिस्प्ले पर नजर आने लगेंगे और अब आगे वो वैसे ही वोट कर सकता है जैसे कि EVM मशीन में करते हैं। अब मान लीजिए कि इसके बाद कोई बिहार का वोटर आता है, तो अब वो जैसे ही अपने वोटर कार्ड को स्कैन करेगा उसके सामने अपने निर्वाचन क्षेत्र की तमाम डिटेल्स उस डिस्प्ले पर शो हो जाएंगी। अब वो डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह इंटरनेट से कनेक्टेड है। दरअसल ये पूरा डेटाबेस पहले से ही उसमें ऑफलाइन रूप से अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी। ये सारा प्रोसेस रिमोट पोलिंग बूथ पर लगे एक पब्लिक डिस्प्ले में शो होगा, यानी एक तरह का टीवी या LCD लगा हुआ होगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि कौन सा आदमी कौन से निर्वाचन क्षेत्र में वोट कर रहा है। हालांकि उसने किसको वोट किया है ये पता नहीं चलेगा, केवल उसके निर्वाचन क्षेत्र का ही पता चलेगा। अब वोट करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, जो भी माइग्रेंट वोटर्स है उनको एक फिक्स टाइम के समय रिमोट वोटिंग के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन के दौरान वोटर्स की ओर से जो भी जानकारियां दी गई है उसको इलेक्शन कमीशन की टीम के द्वारा उसके गृह निर्वाचन क्षेत्र की जानकारियों के साथ वेरीफाई किया जाएगा। और जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो माइग्रेंट वोटर्स को वोटिंग के समय अपने आसपास के रिमोट पोलिंग बूथ पर जाना होगा जहां पर वो वोट कर सकते हैं। दोस्तों, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो भारत में आज भी बड़ी संख्या में वोटर्स वोटिंग ही नहीं कर पाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहते हैं। वहीं 2019 के जनरल इलेक्शंस में लगभग 91 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड थे। उनमें से लगभग 67% लोगों ने ही वोट डाले थे, जो देश के इतिहास में सबसे अधिक मतदान तो हुआ, लेकिन इसमें भी एक तिहाई यानी कि लगभग 30 करोड़ लोगों ने वोट ही नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन ने इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की तो वोट न देने के पीछे 3 बड़े कारण सामने आए। पहला कि शहरों में चुनाव के प्रति उदासीनता है, दूसरा कि यूथ जनरेशन कम पार्टिसिपेट करती है और तीसरा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वोटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन घर से बाहर रहने की वजह से वो वोट देने से वंचित रह जाते हैं। अब इनमें भी ज्यादातर लेबर वर्कर्स हैं। अब उनके पास न तो इतना पैसा होता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वोट देने के लिए जाएं। अब इन प्रवासी वोटर्स के लिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको बैलेट पेपर, ऑनलाइन या ई-वोटिंग के जरिए वोट करने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाए। इसके बाद 2016 में इलेक्शन कमीशन ने कई पॉलिटिकल पार्टियों के साथ इस पर चर्चा की थी, जिसमें इंटरनेट वोटिंग,
प्रॉक्सी वोटिंग या फिर तय तारीख से पहले मतदान कर लिया जाए और पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग कराने के ऑप्शन सामने रखे गए थे। हालांकि दोस्तों इन सभी ऑप्शंस में कुछ न कुछ कमियां थी, इसलिए इनमें से किसी पर भी सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कई IIT इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग मशीन पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें 2-वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक डिवाइस और वेब कैमरे की मदद से वोट डालने का सिस्टम बनाया गया। फिलहाल में जिस रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप इलेक्शन कमीशन ने दिखाया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाई है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन के लिए इस नए रिमोट वोटिंग सिस्टम को लागू करना इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। देखिए अभी देश में पॉलिटिकल पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल खड़े करने ही बंद नहीं किए हैं, तो इस नए सिस्टम को लाना तो और भी चुनौती भरा है। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के लिए जरूरी है कि सभी स्टेक होल्डर्स वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को और चुनावी मशीनरी को ट्रस्ट दिलाया जाए, और जब तक तमाम राजनीतिक पार्टियों की सहमति नहीं होगी तब तक इसको शुरू करना मुश्किल ही होगा। इलेक्शन कमीशन इसके लिए कोशिश भी कर रहा है और जनवरी 2023 में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इनवाइट करके रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप और डेमो दिखाया गया था। हालांकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां RVM के खिलाफ ही थी और उन्होंने कई सारे सवाल उठाए थे। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि घरेलू प्रवासी कौन होगा, किसे माना जाएगा। देश में 85% लोग ऐसे हैं जो स्टेट के अंदर ही काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जाते हैं। अब इनमें भी ज्यादातर माइग्रेंट वोटर्स लेबर क्लास के होते हैं। अब जो प्रवासी वर्ग होता है उसके भी 2 कैटेगरीज हैं, एक संगठित और दूसरी असंगठित। अब ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी के लोग तो हर जगह पर रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो अधिकारी लेवल के हों, कर्मचारी हो, व्यापारी हो। इनकी अपनी एक पहचान होती है, उनका अपना एक ठिकाना होता है और इलेक्शन कमीशन को भी इनका पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। लेकिन देश में ज्यादातर माइग्रेंट वोटर्स गरीब तबके के होते हैं जो रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर या दूसरे स्टेट में कमाने जाते हैं। तो इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों का डाटा इकट्ठा करना बड़ी चुनौती होगी कि वो कहां पर काम करते हैं, किस फर्म से या ठेकेदार से जुड़े हुए होते हैं, या फिर यदि वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं तो वो मूवमेंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जब तक ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार नहीं होगा तब तक इलेक्शन कमीशन इस सिस्टम को लागू नहीं कर पाएगा। हालांकि गवर्नमेंट के ई-श्रम पोर्टल पर लगभग 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा मौजूद है जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं, जैसे कि कितने समय से बाहर रहने वाला व्यक्ति रिमोट सिस्टम के जरिए वोट डालने के योग्य माना जाएगा, और जो लोग शादी, कामकाज और घूमने के लिए बाहर जाते हैं क्या उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की शिकायत यही है कि जो प्रवासी मतदाता होंगे वो कौन होंगे, उनकी एक क्लियर डेफिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे कि प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी। इस सिस्टम में वोटर्स के लोकेशन और रिमोट बूथ की संख्या सार्वजनिक हो सकती है, तो वहां पर वोटिंग की प्राइवेसी खत्म हो सकती है। इसके अलावा रिमोट एरिया और चुनावी राज्यों में अगर तालमेल ही सही नहीं होता है तो ये पूरा चुनाव ही विवादों में फंस सकता है। और अगर कैंडिडेट्स को रिमोट वोटर्स के बारे में जानकारी हो जाती है तो वो उनकी वोटों की खरीद करना शुरू कर सकते हैं, और फर्जी वोटिंग नहीं हो इसकी भी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों फिलहाल के कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन इसको लागू नहीं कर सकता। इसको लागू करने के लिए कई लीगल प्रोसेसर को भी फॉलो करना पड़ेगा, कई सारे रूल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। फिलहाल में कानून ये है कि चुनाव क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को अपने चुनावी बूथ में जाकर ही वोट डालना पड़ता है। अब रिमोट सिस्टम को लागू करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, 1951, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 और इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 1961 जैसे कई कानूनों में बदलाव करने होंगे। दोस्तों जब 2004 के जनरल इलेक्शंस में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था तब भी सरकार ने आरपी एक्ट 1951 और 1989 में बदलाव किए थे, और जब ईवीएम पर विवाद बढ़ने लगा था तब 2014 में वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था और तब भी रूल्स में चेंजेस किए गए थे। दोस्तों अभी देश में ईवीएम पर ही काफी सारे सवाल उठाए जाते हैं, तो इस सिस्टम में तो अब एक साथ 72 क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है और वहां पर तो डिस्प्ले भी लगा हुआ होगा और वोटर कार्ड को स्कैन करके ऑटोमेटिकली ही डिटेल सामने आएंगी। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को संतुष्ट करना बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। और देखिए चुनाव में सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट। अगर वो ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर आप चाहे कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए। अभी ये सिस्टम कब तक लागू होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और देखिए अगर ये सिस्टम लागू भी हो जाता है तो भारत कोई अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पर इस तरह की रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। दुनिया के कई देशों में जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाई गई इस नए रिमोट वोटिंग सिस्टम के बारे में आपके क्या विचार है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।